यहाँ पर हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपका जो पेपर है वह 100 अंकों का होगा और पूरा का पूरा पेपर दो खंडों में विभाजित रहेगा, खंड का और खंड खा। दोनों के दोनों खंड 50-50 अंकों के होंगे और इन्हीं खंडों के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और उसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे। तो आइए एक एक करके उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चा, जो आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा वह बनना शुरू होगा हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास से, जिसमें आपको शुक्ल युग पढ़ना रहेगा और शुक्लोत्तर युग पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा? शुक्ला युग पढ़ना रहेगा और शुक्लोत्तर युग पढ़ना रहेगा। और इन्हीं युगों से संबंधित आपको कुछ विधाएं पढ़नी होंगी, जैसे निबंध विधा हो गया और उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, आलोचना हो गया इत्यादि। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से सुन लो। आपके जो क्वेश्चन बनने शुरू होंगे वह बनने शुरू होंगे हिंदी गद्य साहित्य के उद्भव और विकास से, जिसमें आपको शुक्ल युग पढ़ना रहेगा और शुक्लोत्तर युग पढ़ना रहेगा तथा इससे संबंधित जो कुछ प्रमुख विधाएं हैं, जैसे निबंध हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, आलोचना हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे भैया? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने कितने अंकों के रहेंगे? एक एक अंकों के रहेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। जो आपका आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा काव्य साहित्य के उद्भव और विकास से। कहां से पूछा जाएगा? काव्य साहित्य के उद्भव और विकास से, जिसमें आपको आधुनिक काल पढ़ना रहेगा। क्या पढ़ना रहेगा बच्चा? आधुनिक काल पढ़ना रहेगा। और आधुनिक काल के अंतर्गत आपको भारतेंदु युग पढ़ना है, आपको द्विवेदी युग पढ़ना है, आपको छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता पढ़ना है। क्या पढ़ना है भैया? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता पढ़ना है। और यहां से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक एक नंबर के। तो इस तरह से यहां से आपको 5 और ये 5 मिला के 10 अंक मिलेंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर यह 10 क्वेश्चन आप अच्छे से सही कर देते हो तो आगे आप जो कुछ भी लिखते हो एग्जामिनर आंख बंद करके चेक करना शुरू कर देता है। यह 10 क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा अंक दिला सकते हैं। आगे मैं जब इन्हें पढ़ाऊंगा तो और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं तो कुछ चीजें तो बताना स्वाभाविक ही है। फिर बच्चा आपसे पूछा जाएगा गद्यांश। क्या पूछा जाएगा? गद्यांश। गद्यांश के लिए आपको मिलेगा टोटल 10 अंक। उस गद्यांश में कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे और पांचों क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के होंगे। इसी तरह से पद्यांश में भी आपको करना रहेगा। क्या करना रहेगा? इसी तरह से आपको पद्यांश में भी करना रहेगा और पद्यांश के लिए भी आपको 10 अंक मिलने वाले हैं। फिर आपसे कहा जाएगा कि जो आपके गद्य में लेखक लगे हुए हैं उनका साहित्यिक परिचय लिखो और उनकी रचनाएं लिखो। जब आप साहित्यिक परिचय लिखोगे तो आपको 3 अंक मिल जाएगा। अगर आपने उनकी रचनाओं को लिख दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। उसी तरह से जो आपके काव्य के कवि लगे हुए हैं, काव्य साहित्य आप आगे पढ़ोगे, जो आपके काव्य में कवि लगे हुए हैं उनकी भी साहित्यिक परिचय और जीवनी पूछी जाएगी, यानी कि कृतियां पूछी जाएंगी। इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेगा और ये सारा कुछ आपको 80-80 शब्दों में लिखना रहेगा। कितने कितने शब्दों में लिखना रहेगा? 80-80 शब्दों में लिखना रहेगा। इतना आप लिखोगे तो 5 और 5 10 नंबर यहां से आप इकट्ठा कर सकते हो। तो आप जोड़ लीजिए कितना हुआ। उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो जो आपके पाठ्यक्रम में कहानी लगी हुई है उसका
उद्देश्य से पूछा जा सकता है और सारांश से पूछा जा सकता है, जिसे आप 80 शब्दों में लिखोगे और इसके लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5 अंक। फिर आपका खंड काव्य वाला खंड आ जाता है। खंड काव्य में आपसे जो प्रमुख पात्र होंगे उनका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है और खंड काव्य की कथा वस्तु पूछी जा सकती है, जिसे आप 80 शब्दों में लिखोगे और इसके लिए भी आपको कितने अंक मिलेंगे बच्चा? 5 अंक मिलेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? तो ये था आपका खंड का। अब आइए देखते हैं खंड खा में हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके लिए हमें कितने अंक मिलने वाले हैं। फिर बच्चा आप आगे बढ़ोगे तो जो आपका संस्कृत खंड है, उस संस्कृत खंड से जो गद्यांश वाला भाग होगा उसको जब आप करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पर 7 अंक। ये 7 अंक कैसे मिलेंगे? मान लीजिए कोई गद्यांश आपको दे दिया जाए और अगर आपने उसका संदर्भ लिख दिया, आप पहचानने में सफल रहे और गद्यांश का आपने संदर्भ लिख दिया तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर 2 अंक। और मान लीजिए आपने उसका अनुवाद अच्छे से कर दिया हिंदी में तो आपको यहाँ पर 5 अंक मिल जाएंगे। इस तरह से 7 अंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरह से जो संस्कृत पद्यांश है उसमें आपने संदर्भ लिखा तो 2 अंक और उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया तो 5 अंक। इस तरह से 7 अंक आप यहाँ से उठा सकते हो और दोनों को मिला दिया आपने तो 14 अंक आपको यहाँ से मिलने वाला है। फिर आगे आप यहाँ पर देखोगे आपसे लोकोक्तियां और मुहावरे पूछे जाएंगे, उसका अर्थ और वाक्य प्रयोग आपसे पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 1 + 1 = 2 अंक मिल जाएगा। फिर आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश बड़े ही सरले होते हैं, बड़े ही आसान होते हैं। ये 5 अंक आप आसानी से ले सकते हो क्योंकि इसके उत्तर भैया इसी में छिपे होते हैं, इसी गद्यांश और पद्यांश में छिपे होते हैं। जो पीछे आपने गद्यांश पद्यांश देखा उसके उत्तर बहुत कम ही आप उसमें से ढूंढकर लिख सकते हो, लेकिन 5 क्वेश्चन में से एक आध तो आप वहां से उठा सकते हो। लेकिन यहाँ जो गद्यांश पूछा जाएगा इसका सारा का सारा उत्तर यहीं से आप उठा सकते हो। क्लियर? फिर बच्चा आप शब्दों में सूक्ष्म अंतर करोगे तो 2 अंक मिलेगा, अनेकार्थी शब्द पढ़ोगे तब 2 अंक मिलेगा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी कि वाक्यांश केवल 2 ही करना रहेगा। हो सकता है आपसे 3 पूछा जाए, 4 पूछा जाए, 5 पूछा जाए, उसमें से केवल 2 ही आपको करना रहेगा। इसके लिए आपको 2 अंक मिल जाएगा। और आपसे वाक्यों में त्रुटि मार्जन करने के लिए कहा जाएगा, जैसे लिंग, कारक और आपका वचन, वर्तनी, है ना, इनसे संबंधित कुछ त्रुटियां दे दिया जाएगा। अगर आपने उसको सही कर दिया तो 2 अंक आपको यहां से भी मिल जाएगा। फिर आपको रसों में जो सामान्य वाले हैं उनको मिनिमम ही पढ़ना पड़ता है, चाहे रस हो गया, चाहे छंद हो गया, चाहे अलंकार हो गया, चाहे संधि हो गया, चाहे समास हो गया। जो सामान्य वाले हैं उनको कम ही पढ़ना पड़ता है, लेकिन साहित्यिक वालों को भर भर के पढ़ना पड़ता है। तो भैया आपको ज्यादा रस तो नहीं पढ़ने हैं, बस आपको श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, शांत, इतने ही रस पढ़ने हैं और इतना आप पढ़ोगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। लेकिन यही अगर कोई साहित्यिक वाला बच्चा है तो भैया उसको सारे के सारे रस पढ़ने होते हैं। क्लियर? और यहाँ आप एक बात और जान लीजिए, जो साहित्यिक हिंदी की व्याकरण है कक्षा 11 की वही 12 में काम आ जाएगी और जो सामान्य हिंदी की व्याकरण है कक्षा 11 की वही 12 में काम आ जाएगी, क्योंकि कक्षा 11 और कक्षा 12 की जो व्याकरण है वह दोनों की दोनों समान है। अलंकार में बच्चा आपको शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों पढ़ना है, जिसमें आप अनुप्रास, यमक, श्लेष पढ़ोगे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह पढ़ोगे और आप छंद में जो है दोहा, सोरठा, कुंडलियां, चौपाई वगैरह पढ़ोगे। पत्रों में आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना होगा, इसके लिए आपको 6 अंक मिलेंगे और पत्रों में आप ये देख सकते हैं, नियुक्ति आवेदन पत्र हो गया, बैंक से संबंधित आपका पत्र हो गया और जैसे साफ सफाई वगैरह को लेकर प्रार्थना पत्र हो गया। तो ये कुछ कैटेगरी दी गई है, इसी के अंतर्गत पत्र लिखना होगा और जब इसकी बारी आएगी तो मैं 2-3 बता दूंगा, उसी से कल्याण हो जाएगा।
निबंध, निबंध आप हमेशा से पढ़ते आए हो, हमेशा से आप निबंध पढ़ते आए हो, तो यहाँ पर जब आप पहुंचते हो तो ये सारे के सारे आसान लगने लगते हैं। तो निबंध आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला सवाल तो नहीं होगा। 9 अंक आप यहाँ से भी उठा सकते हो, और इसके पीछे आपने चाहे जब भी जहां भी पढ़ा होगा आपको 9 अंक में ही इसे लिखना होता था। और जो आपके गद्य के पाठ लगे हुए हैं, चैप्टर लगे हुए हैं, उसमें सबसे पहले आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप पढ़ना है। फिर वहीं अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अशोक का फूल पढ़ना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता पढ़ना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपको तेजस्वी मन के संपादित अंश पढ़ना है। वहीं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में पढ़ना है। और हरिशंकर परिसाई जी का हमें निंदा रस पढ़ना है। इस तरह से जो सामान्य हिंदी वाले हैं उनको केवल 6 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं, वहीं साहित्यिक हिंदी वालों को 8 चैप्टर पढ़ने होते हैं। अगर हम काव्य की बात करें तो जो आपके सामान्य हिंदी वाले हैं उनको कम चैप्टर पढ़ने होते हैं, लेकिन साहित्यिक वालों को भर भर के चैप्टर पढ़ने होते हैं। पहला चैप्टर है आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका। कभी कभी जो है बच्चा इनका नाम पूछ लेता है कि हरिऔध का पूरा नाम क्या है, तो आपको ये याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता है। क्लियर? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हमें पवन दूतिका पढ़ना है। मैथिली शरण गुप्ता का हमें कैकेयी का अनुताप और गीत पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद जी का श्रद्धा मनु और गीत पढ़ना है। सुमित्रा नंदन पंत का नौका विहार, बापू के प्रति और परिवर्तन। ये देखो मैं गीत पर गोला इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके चैप्टर में कई सारे लोगों का हमें गीत 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 पढ़ना है, तो कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आपको बताते चल रहा हूं। महादेवी वर्मा जी का इनका भी हमें क्या पढ़ना है? गीत। यानी कि 3 लोगों ने गीत लिखा है और 3 गीत आपके चैप्टर में लगे हुए हैं। फिर दिनकर जी का हमें अभिनव मनुष्य, पुरुरवा और उर्वशी पढ़ना है। तो वहीं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा हमें यहाँ पर पढ़ना है। अगर हम कथा साहित्य की बात करें यानी कि कहानी की बात करें तो आपको 4 कहानी पढ़ना है। कितनी भैया? 4 कहानी, जिसमें जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु का पंचलाइट, शिवानी की लाटी और अमरकांत का बहादुर। ये तो सामान्य हिंदी वालों के लिए है, लेकिन साहित्यिक हिंदी वालों में किसी किसी किताब में 5 दिया है और किसी किसी किताब में 6 दिया है। तो 5-6 कहानी साहित्यिक वालों को पढ़ना है। अभी साहित्यिक वाले घबराइएगा नहीं, आपके लिए अलग से मैं एक लेक्चर लेकर आऊंगा और आपके सिलेबस को फिर से डिस्कस करूंगा। ये तो मैं बता रहा हूं तो साथ साथ बता दे रहा हूं। संस्कृत जो आपकी अनिवार्य संस्कृति है उसमें आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने भैया? 7। राजा भोज की उदारता है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाएं महत्वम, जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवीय और पंचशील सिद्धांता। ये 7 चैप्टर आपको संस्कृत के अंतर्गत पढ़ने हैं और इन्हीं से आपका संस्कृत गद्यांश और पद्यांश पूछा जाएगा। वहीं जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं उनको लगभग 10 से 11 चैप्टर संस्कृत में पढ़ने होते हैं। सबसे पहला दिया गया है यहाँ पर मुक्ति यज्ञ, जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी का है। ये कानपुर नगर वालों को पढ़ना है, संभल के बच्चों को पढ़ना है, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, कानपुर देहात, अमरोहा, कासगंज और अंबेडकर नगर के बच्चों को पढ़ना है। फिर वहीं पर दूसरा आपका आ जाएगा सत्य की जीत, जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का लिखा हुआ है। ये लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत और औरैया के बच्चों को पढ़ना है। आप देख लीजिए, मिला लीजिए। फिर है रश्मि रथी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। ये वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव, देवरिया, शामली, भदोही, चंदौली के बच्चों को पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा आलोक वृत्त, जो कि गुलाब खांडेल वाल का लिखा हुआ है।
इसे प्रयागराज, सोनभद्र, अलीगढ़, सहारनपुर, हाथरस, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर, कन्नौज, कौशाम्बी के बच्चों को पढ़ना है। फिर अगला है आपका त्यागपथी, जो कि रामेश्वर शुक्ला अंचल जी का है। ये पढ़ेंगे आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, अमेठी, जालौन, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी, महाराजगंज, फिरोजाबाद के बच्चे। और फिर आपका आ जाता है बच्चा श्रवण कुमार, जो कि शिव बालक शुक्ला जी का है, जो कि मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, गाजियाबाद, बांदा, बहराइच, हमीरपुर, सिद्धार्थनगर, मऊ, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, महोबा, हापुड़ और बागपत के बच्चों को पढ़ना है। तो आशा करता हूं आप सभी ने सिलेबस को काफी अच्छे से देखा होगा, समझा होगा और इसी आधार पर आप तैयारी कीजिए।